नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष विद्या पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर, आप सभी का साइंस सुपर 30 के सीरीज में स्वागत करता हूं और ये हमारा पार्ट 11 है। इससे पहले वाले वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो वो वाले वीडियो भी आप ज़रूर देखें, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए बिना किसी देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, देखते हैं इसको। यंग प्रत्यस्था गुणांक का एसआई मात्रक है, तो आपको बताना है यंग प्रत्यस्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ऑप्शन है न्यूटन प्रति न्यूटन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ना लिखा हो के यहाँ पर लिखा है पास्कल, यहाँ पर क्या लिखा है पास्कल, तो अगर पास्कल लिखा है तो भी इसका राइट आंसर हो जाता पास्कल। तो हम लोग बात करते हैं प्रत्यस्था। प्रत्यस्था होता क्या है? प्रत्यस्था देखिए, कोई पदार्थ जिसको हम लोग बाहरी बल के प्रभाव से उसका जो आकार है उसको हम लोग चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं, तो चेंज भी हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं ना जो चेंज तो हो जाते हैं लेकिन फिर से अपनी मूल अवस्था में लौटने की क्षमता रखते हैं, तो इस क्षमता को ही बोला जाता है प्रत्यस्था। अगर हम लोग बात करें सबसे ज़्यादा प्रत्यस्था यानी कि सबसे उच्च प्रत्यस्था किसका होता है, तो सबसे उच्च प्रत्यस्था होता है स्टील का होता है, और सबसे कम प्रत्यस्था होता है वह होता है रावड़ का होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की होगी, तो क्या सम होगी इसमें देखना है। ऑप्शन है देखिए, समान गति होती है, समान वेग होती है, समान त्वरण होती है, समान बल होती है। तो जब शून्य, शून्य मतलब क्या, निर्वात, निर्वात में कोई दो वस्तु हैं उसको हम लोग एक साथ गिरा देंगे तो उसका जो क्या समान होगा उस चीज को आपको बताना है। तो दो वस्तु को अगर हम लोग गिरा रहे हैं शून्य में, शून्य मतलब क्या हो गया, शून्य मतलब हमारा हो गया निर्वात, जहां पर वायुमंडल ना हो। तो जहां पर वायुमंडल ना हो तो वहां दो वस्तु को गिराएंगे ना तो उसका जो त्वरण जो होगा वह दोनों का समान होगा। और दोनों को एक साथ गिराएंगे यानी कि मान लीजिए एक एक है रुई का गेंद और एक है स्टील का गेंद, दोनों को एक साथ गिराएंगे ना तो दोनों एक ही साथ नीचे गिरेगा, सेम सेम टाइम नीचे पहुंचेगा। तो ये किसके कारण हो रहा है, ये समान त्वरण के कारण हो रहा है, क्योंकि जहाँ पर निर्वात है यानी कि वायुमंडल ना है तो वहाँ पर क्या समान होगा, वहाँ पर त्वरण समान होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें त्वरण का जो एसआई मात्रक क्या होता है, त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और जब यही त्वरण जब नेगेटिव में आ जाता है तो उसको बोला जाता है मंदता या रिटार्डेशन बोला जाता है। जब यही त्वरण जो है ना इसका मान जब नेगेटिव में आ जाता है तो इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है मंदता या रिटार्डेशन बोला जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो आपको बताना है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो ऑप्शन है देखिए, वेग, त्वरण, बल, द्रव्यमान। तो इस क्वेश्चन का आंसर लगाने के लिए आपको संवेग और वेग का जो यूनिट्स होते हैं यानी कि फॉर्मूला होते हैं उसको याद होना चाहिए। तो देखिए संवेग का क्या होता है, संवेग का होता है केजी मीटर पर सेकंड, और वेग का क्या होता है, वेग का होता है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड जब कट जाएगा तो बच क्या रहा है, बच क्या रहा है, केजी बच रहा है। और ये केजी क्या है, ये केजी जो है ये द्रव्यमान का मात्रक है। किसका मात्रक है, द्रव्यमान का मात्रक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में
तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो, यह है। तो यहाँ पर जो एक कथन लिखा हुआ है ये किस से प्राप्त होता है? न्यूटन गति के पहला नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या गैलीलियो के नियम से? तो आपको बताना है ये जो कथन लिखा हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये किस नियम से हमें प्राप्त होता है? तो ऑप्शन है देखिए, न्यूटन गति का विषयक प्रथम नियम, न्यूटन गति का विषयक द्वितीय नियम, न्यूटन गति का विषयक तृतीय नियम, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा गैलीलियो का गति विषयक नियम। तो ये जो स्टेटमेंट दिया है ना, कोई भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर हम कोई बाह्य बल ना लगाएं। ये कहाँ से प्राप्त होता है हमें? ये प्राप्त होता है न्यूटन गति के पहला नियम से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वे परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? तो सर्वे परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है, उसको आपको बताना है। तो ऑप्शन है देखिए, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। ऑप्शन नंबर बी है देखिए, 0.5 हर्ट्ज से लेकर 5 हर्ट्ज तक। और ऑप्शन नंबर सी है देखिए, 1 हर्ट्ज से लेकर 10 हर्ट्ज तक। और ऑप्शन नंबर डी है हमारा 20,000 हर्ट्ज से लेकर 40,000 हर्ट्ज तक। तो सर्वे परिसर किसे कहा जाता है? जिसको हम लोग सुन सकते हैं उसी को ही बोला जाता है सर्वे परिसर। तो मनुष्य कितना से लेकर कितना हर्ट्ज तक की ध्वनि यानी कि तरंग को सुन सकता है? तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के जो ध्वनि होते हैं उसको ही सुन सकता है। इसी को ही बोला जाता है ऑडिबल वेव बोला जाता है। अगर हम लोग बात करें जैसे कि हम लोग कितना से कितना तक सुन सकते हैं? हम लोग जो सुन सकते हैं वह 20 हर्ट्ज से लेकर 20 हर्ट्ज 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक के जो तरंग होते हैं उसी को ही सुन सकते हैं। अगर 20,000 हर्ट्ज से बढ़ रहा है तो इस तरंग को बोला जाता है अल्ट्रासोनिक तरंग बोला जाता है। और यहाँ पर जो 20 हर्ट्ज से कम जो होता है इसको बोला जाता है इंफ्रासोनिक तरंग। इसको हम लोग सुन नहीं सकते हैं, इससे कम भी नहीं सुन सकते हैं, इससे ज़्यादा भी नहीं सुन सकते हैं। इसको सुनते हैं जैसे कि कुत्ता हो गया, चमगादड़ हो गया, डॉल्फिन वगैरह आते हैं, तो यही जीव ही इन ध्वनि को सुन सकते हैं। हम लोग तो सिर्फ 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो वेव बनते हैं उसी को ही हम लोग सुन सकते हैं। तो ठीक क्लियर हो गया आपका। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो आपको बताना है देखिए, ऑप्शन में है चली हुई बंदूक की गोली, बहता हुआ पानी, चलता हुआ हथौड़ा, खींचा हुआ धनुष। तो किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो देखिए, ये जो चली हुई बंदूक की गोली, इसमें क्या है? ये तो गति कर रही है, तो इसमें तो गतिज ऊर्जा है। बहता हुआ पानी यानी कि पानी जब बहा रहा है तो वह क्या कर रहा है? गति कर रहा है, तो इसमें गतिज ऊर्जा है। चलता हुआ हथौड़ा, कोई व्यक्ति हथौड़ा को चला रहा है तो वो क्या कर रहा है? वह भी गति की अवस्था में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि खींचा हुआ धनुष, जब कोई धनुष को खींचा है तो उसमें जब खींचा है उस समय तो उसका जो ऊर्जा है वो किस रूप में है? उसका जो ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा के रूप में है। अगर इसको छोड़ देता तो ये किस ऊर्जा में होता इसका कन्वर्ट? तो ये हो जाता है गतिज ऊर्जा में। तो जब खींचा है तो इसका क्या हो जाएगा? इसका स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खींचा हुआ धनुष। क्योंकि पूछा क्या है? निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? लेकिन इन तीनों में तो है गतिज ऊर्जा, लेकिन ऑप्शन डी में नहीं है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। ये जो m है, m क्या है? ये द्रव्यमान है। v जो क्या है? ये गति है, यानी कि मास गुने वेलोसिटी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। तो आपको बताना है ये जो पानी का बुलबुला आप देख पा रहे होंगे ये किसकी भांति काम करता है। तो ऑप्शन है देखिए, उत्तल दर्पण के जैसे, अवतल दर्पण के जैसे, उत्तल लेंस के जैसे, अवतल लेंस के जैसे। तो ये जो पानी का जो बुलबुला होता है ना ये अवतल लेंस के जैसे ही काम करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें लेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो लेंस का फॉर्मूला होता है देखिए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यही लेंस का फॉर्मूला है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो आपको बताना है नाभिकीय रिएक्टर में जो प्रयुक्त होता है D2O वह किस रूप में प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन है देखिए, मंदक के रूप में, शीतलक के रूप में, परिरक्षक के रूप में, नियंत्रक के रूप में। तो D2O का प्रयोग होता है मंदक के रूप में। आखिर ये मंदक होता क्या है। तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल यानी कि D2O का प्रयोग होता है मंदक के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा मंदक के रूप में। आखिर ये मंदक होता क्या है, मंदक किसे कहेंगे, यानी ये मंदक का काम होता है न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना, न्यूट्रॉन की गति को क्या करना, धीमा करना। और इस मंदक के रूप में ग्रेफाइट का भी यूज होता है D2O के बाद। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉस्मिक किरणों की खोज किसने किया था। तो आपको बताना है कॉस्मिक किरणों की खोज किसने किया था। तो ऑप्शन है देखिए, बुर्बो-रोस्सी, कोपरनिकस, एडविन हबल, विक्टर हेस। तो कॉस्मिक किरणों की जो खोज किया था ना उस वैज्ञानिक का नाम है विक्टर हेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनको 1936 में नोबेल पुरस्कार मिला इसी कॉस्मिक किरणों की खोज के लिए। इनको क्या मिला, 1936 में नोबेल प्राइज मिला। इसके लिए कॉस्मिक किरणों की खोज के लिए 1936 में नोबेल प्राइज मिला। अगर हम लोग बात करें कोपरनिकस के बारे में, तो कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज करी थी। सौरमंडल, सौरमंडल की खोज किसने किया था, कोपरनिकस ने किया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है। तो ऑप्शन है देखिए, शून्य, अनंत, शून्य और अनंत के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो एक समतल दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या होता है वह क्या होता है, वह होता है, एक समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या जो होता है वह क्या होता है, वह होता है अनंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये है समतल दर्पण। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। आपको क्या बताना है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। तो ऑप्शन है देखिए, आयरन ऑक्साइड, फॉस्फोरस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो चुंबकीय डिस्क जो होते हैं ना उसमें क्या यानी कि किसका परत होता है, इसमें होता है आयरन ऑक्साइड का परत होता है। ये आप देख पा रहे हैं ये ही है चुंबकीय डिस्क ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव की अवस्था का अधिकतम संख्या है। तो आपको क्या बताना है, द्रव की अवस्था का अधिकतम संख्या कितना होता है। तो ऑप्शन है देखिए 3, 5, 4, परिवर्तनशील। तो द्रव की जो अवस्था होती है ना वो कितना तक होता है, वह होता है 5 तक। कितना तक होता है, 5 तक होता है द्रव की, सॉरी इसमें द्रव नहीं होना चाहिए, इसमें पदार्थ की अवस्था का अधिकतम संख्या होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए, इसमें पदार्थ होना चाहिए। इसमें जो होना चाहिए क्या, इसमें पदार्थ होना चाहिए। पदार्थ की अवस्था का अधिकतम संख्या है। तो पदार्थ की अवस्था का अधिकतम संख्या कितना है, वह है 5। कितना है, 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्या क्या होता है अवस्था, जैसे कि पहला हो गया हमारा ठोस, ठोस यानी कि सॉलिड, सॉलिड हो गया। दूसरा हो गया लिक्विड, लिक्विड। और तीसरा हो गया गैस,
चौथा हो गया प्लाज्मा और पांचवा हो गया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। कितना है? 5 है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? तो आपको बताना है रेडियोधर्मी तत्व जो होते हैं वह किसका उत्सर्जन करते हैं। तो ऑप्शन है देखिए पराबैंगनी किरणों का, रेडियो तरंगों का, अल्फा बीटा तथा गामा किरणों का या अवरक्त किरणों का। ये जो रेडियो तत्व जो होते हैं, ये जो रेडियोधर्मी तत्व जो होते हैं वह क्या करते हैं? अल्फा बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये है पीएच स्केल। अगर हम लोग अम्ल वर्षा को पीएच स्केल से मापते हैं तो वह उसका जो माप आता है वह कितना तक आता है? तो ऑप्शन है देखिए 5.5 या कम। ऑप्शन नंबर बी है 10.5 से अधिक। ऑप्शन नंबर सी है 8.5 या अधिक। ऑप्शन नंबर डी है हमारा 12.5 या ज़्यादा। तो अम्ल वर्षा, अम्ल का मतलब क्या होता है? एसिड। तो एसिड किधर होता है? तो एसिड जो होता है ये 7 से कम होता है। एसिड क्या होता है? 7 से कम होता है। और क्षार जो होता है 7 से ज़्यादा होता है। तो इसमें अम्ल का बात हो रहा है तो 7 से कम ही होगा। तो इसमें 7 से कम कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए में है 5.5 या कम। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किसे ओरम कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे ओरम कहा जाता है? तो ऑप्शन है देखिए तांबा, चांदी, कांसा, सोना। तो ओरम जो है ये सोना को कहा जाता है क्योंकि सोना का लैटिन नाम ओरम है। सोना का लैटिन नाम क्या है? ओरम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो आपको बताना है ये जो बॉक्साइट है इस बॉक्साइट से हमें क्या प्राप्त होती है? लोहे, चांदी, एल्युमिनियम या तांबा। यानी कि ये बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो ऑप्शन है देखिए लोहे का, चांदी का, एल्युमिनियम का, तांबा का। तो बॉक्साइट जो है ना इससे हमें क्या मिलता है? एल्युमिनियम मिलता है। तो ये जो बॉक्साइट है ये एल्युमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से नाभिकीय रिएक्टरों की मूल प्रक्रिया है? तो आपको बताना है ये जो नाभिकीय रिएक्टर है इसमें जो प्रक्रियाएं चलती है इसका मूल प्रक्रिया का नाम क्या है? तो ऑप्शन है देखिए विखंडन, संलयन, रेडियो सक्रियता, उपरोक्त सभी। तो नाभिकीय रिएक्टरों में कौन सा प्रक्रिया चलता है? तो उसमें विखंडन प्रक्रिया चलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें संलयन के बारे में तो ये जो तारे होते हैं, सूर्य हैं, इसका जो प्रमुख ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऊर्जा का प्रमुख स्रोत ये नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन, सूर्य हो गए उसके बाद तारे, इसमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया चलती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बायोगैस को किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो बायोगैस को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन है देखिए हीलियम गैस, गोबर गैस, कार्बन गैस, एथेन गैस। तो बायोगैस को हम लोग गोबर गैस के नाम से भी जानते हैं। ये जो गोबर गैस है ये यानी कि बायोगैस है ये किससे बनता है? ये कचरा से बनता है और गोबर से बनता है। तो इसलिए इसको हम लोग गोबर गैस के नाम से भी जानते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है CH4, इसका फॉर्मूला होता है क्योंकि ये जो CH4 क्या है? ये मीथेन का सूत्र है। ये क्या है? मीथेन का सूत्र है और इसी को ही बायोगैस के नाम से जाना जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किसे क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है?
आपको बताना है ये जो क्विक सिल्वर आप देख पा रहे हैं, इसको मतलब कौन सी धातु को हम लोग क्विक सिल्वर कहते हैं। तो ऑप्शन है देखिए सिल्वर, एल्यूमिनियम, सीसा या पारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पारा को ही बोला जाता है क्विक सिल्वर। पारा को क्या बोला जाता है? क्विक सिल्वर बोला जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सूखी बर्फ यानी कि ड्राई आइस क्या है? तो ऑप्शन है देखिए हाइड्रोजन परऑक्साइड, सूखा बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप, हाइड्रोजन का ठोस रूप। तो ये जो ड्राई आइस जो होता है वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का ही ठोस रूप को हम लोग बोलते हैं ड्राई आइस, यानी कि सूखी बर्फ बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी का अन्य नाम क्या है? तो आपको बताना है विटामिन बी को और किस नाम से हम लोग जानते हैं। विटामिन बी को और किस नाम से जानते हैं? राइबोफ्लोविन, कैल्सीफेरोल, रेटिनोल, थायमिन। तो विटामिन बी का जो रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है। तो विटामिन बी को हम लोग थायमिन के नाम से भी जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें विटामिन की खोज यानी कि विटामिन के जनक किसे कहा जाता है? विटामिन के जनक फंक को कहा जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर के किस भाग से पीत रस यानी कि बाइल जूस का उत्पादन होता है? तो आपको क्या बताना है, हमारे शरीर से किस भाग से पीत रस यानी कि बाइल जूस का उत्पादन होता है, यानी कि बाइल जूस निकलता है, उस अंग का नाम आपको बताना है। तो ऑप्शन है देखिए यहाँ पर लीवर, अग्नाशय, हृदय, फेफड़े। तो ये जो पीतरस जो है ना, ये हमारे शरीर के लीवर से इसका क्या होता है? ये उत्पादन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें इंसुलिन, इंसुलिन कहाँ से उत्पादन होता है? इंसुलिन जो होता है अग्नाशय से होता है। इंसुलिन का उत्पादन हमारे अग्नाशय से होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से एंजाइम है। तो आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से एंजाइम का यानी कि एंजाइम का प्रमुख स्रोत क्या है। तो ऑप्शन है देखिए वसा, प्रोटीन, आरएनए, इनमें से कोई नहीं। तो एंजाइम जो होते हैं ना, वह क्या होता है? वह प्रोटीन ही होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है, उस अस्थियों की संख्या आपको बताना है। आपको क्या बताना है? मनुष्य की खोपड़ी में जो अस्थियां होती है, उन अस्थियों की संख्या आपको बताना है। तो ऑप्शन है देखिए 12, 8, 34, 32। तो मनुष्य की खोपड़ी में 22 पाया जाता है, लेकिन ऑप्शन में तो नहीं है इसमें, पर अब 22 बनाना पड़ेगा इस 12 को ही। कितना? 22। तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल 22 हड अस्थियां पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22। अगर हम लोग बात करें 8, ये 8 क्या है? ये 8 जो है मनुष्य की खोपड़ी में करोटी अस्थियां जो होती है ना, करोटी यानी कि मस्तिष्क की रक्षा के लिए जो हड्डियां होती है ना, तो उसी को बोला जाता है करोटी हड्डियां। तो इन करोटी हड्डियों की संख्या 8 होती है। अगर हम लोग बात करें एक वयस्क एक वयस्क मानव के शरीर में कितने हड्डी होती है? तो एक वयस्क मनुष्य के शरीर में होता है 206। कितना? 206 होता है वयस्क में। वयस्क में 206। और नवजात शिशु, शिशु में होता है 300 प्लस होता है। शिशु में 300 प्लस होता है। कितना होता है? 300 प्लस शिशु में। और एक वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियों की संख्या होती है। और इसमें पूछा क्या है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल 22 अस्थियां होती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है?
तो आपको बताना है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है। तो ऑप्शन है देखिए पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, यकृत, लार ग्रंथि। तो मानव शरीर की अगर सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो वह होता है हमारा यकृत, जिसको हम लोग लीवर के नाम से भी जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें पीयूष ग्रंथि के बारे में तो पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से एलिसा जांच किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है। तो आपको बताना है, यहाँ जो आप देख पा रहे हैं एलिसा जांच की प्रक्रिया चल रही है, ये किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन है देखिए एड्स, मलेरिया, यक्ष्मा, टाइफाइड। तो ये जो एलिसा जांच की जो प्रक्रिया होती है ये एड्स जांच के लिए किया जाता है। एड्स बीमारी किसके कारण होता है, ये HIV वायरस के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस बीमारी यानी कि एड्स की बीमारी के पहचान के लिए एलिसा जांच किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एड्स जो बीमारी होती है, रोग होती है, ये किसके कारण होता है, ये एच आई वी वायरस के कारण होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, निम्नलिखित में से मकड़ियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो आपको बताना है मकड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन है देखिए आर्कनोलॉजी, एपियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइनोलॉजी। यहाँ पर आप लोग मकड़ी विभिन्न तरह के कई वेराइटी हैं मकड़ियों के, तो इनके अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो मकड़ियों के अध्ययन को कहा जाता है आर्कनोलॉजी। मकड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, आर्कनोलॉजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें एंथ्रोपोलॉजी के बारे में, तो इसी को ही बोला जाता है, क्या बोला जाता है, मानव शास्त्र। और इसमें किसका अध्ययन होता है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है मानव जाति के अध्ययन होता है। इसमें क्या होता है, मानव जाति के अध्ययन होता है और इसी को बोला जाता है मानव शास्त्र। इस एंथ्रोपोलॉजी को ही बोला जाता है मानव शास्त्र और इसमें मानव जाति का अध्ययन होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में ताप नियामन को ... द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो आपको बताना है हमारे शरीर में जो ताप का नियंत्रण होता है वह किसके माध्यम से होता है। तो ऑप्शन है यकृत, हाइपोथैलेमस, दिल, फेफड़े। तो हमारे शरीर में जो ताप का जो नियंत्रण होता है वह होता है हमारे मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से होता है। कहाँ से होता है, हमारे मस्तिष्क के यानी कि हमारे ब्रेन्स के जो हाइपोथैलेमस होता है ना, वहाँ से इसका नियंत्रण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राणी के खून का रंग नीला होता है। तो आपको बताना है संसार का ऐसा कौन सा प्राणी है जिसके खून का रंग नीला है। तो ऑप्शन है देखिए हाथी, डॉल्फिन, ऑक्टोपस, हिरण। तो ये जो ऑक्टोपस आप देख पा रहे हैं, इस ऑक्टोपस का जो खून का रंग होता है वो कैसा होता है, नीला होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पपीते में पीला रंग का कारण है। तो आपको बताना है यहाँ जो आप पपीता देख पा रहे हैं इसका रंग कैसा है, पीला है। तो ये पीला किसके कारण दिखाई पड़ता है। तो ऑप्शन है देखिए पेपेन, केरिका केरिका साइथिन, लाइकोपिन, नियासिन। तो ये जो पपीता का जो पीला रंग होता है ये किसके कारण होता है, केरिका साइथिन के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहीं पर हमारा ये छोटा सा वीडियो समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये
वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें एवं चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।